कि दिल्ली के दिल में कौन? मुख्यमंत्री तो छोड़ दो, विधायक तो छोड़ दो, ये लोग चुनाव में खड़े होने की भी स्थिति में नहीं आते क्योंकि इन्होंने एक माहौल बनाया। सुना है कि केजरीवाल जी ने आपके घर में जो आपका पालतू कुत्ता है उस पर भी आरटीआई लगाई थी। 3-4 लोग थे, वही बार बार आरटीआई भेजते थे, जिसमें वो भी आया था कि शीला जी के घर में 12 एसी हैं, है ना। वो एक याद होगा, एक तो दिखाई दे रहा है। शीला जी के जाने से पहले क्या उनके मन में भी पीड़ा थी कि उन्होंने दिल्ली को इतना सब कुछ दिया? क्या उनके मन में किसी तरह का मलाल रहा जो आपसे शेयर किया हो? यही आम आदमी पार्टी के लोगों ने चप्पल तक फेंची। आज जब ये कहते हैं कि हमारे साथ बदतमीजी होती है, ये भूल गए कि ये लोगों के साथ क्या किया करते। आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, सरकार 40-45 दिन चली, तब शीला जी को बुरा लगा था? 18,000 रुपए पुजारियों को देने का वायदा कर दिया, 2100 रुपए महिलाओं को। केजरीवाल जी कह रहे हैं हमने तो सब वर्ग को खुश कर दिया है। वहां नहीं दिया है तो यहाँ कैसे दे देंगे? तो अगर आप देखो, इस सस्ती चीज से आप पूरा विकास का मॉडल ही पलट सकते हो, लोगों के दिमाग से विकास हटाकर सिर्फ मुफ्तखोरी डाल सकते हो। तो इस प्रतिस्पर्धा में कोई भी सरकार पीछे नहीं रहेगी। पूरा विरोधी हूं नरेंद्र मोदी का, ठीक है, उनकी नीतियों का। नमस्कार, इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मेरे साथ इस समय कांग्रेस के दिग्गज नेता संदीप दीक्षित जी आए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारी एक सीरीज स्टार्ट हुई है जिसमें हम कर रहे हैं कि दिल्ली के दिल में कौन। तो दिल्ली के दिल में कौन? देखो, दिल्ली के दिल में असली में देखें तो शीला दीक्षित है, क्योंकि आप जहां जाओ, जिससे बात करो, वो उन्हीं की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि जो दिल्ली वो छोड़ के गई थी, काश वो दिल्ली आज भी होती। बहुत आसान है कहना कि हम हैं, कोई और है, लेकिन अगर आप आज की जैसी सरकार है, केजरीवाल हैं, इनको ले लीजिए, ठीक है, लोग थोड़ी बहुत जो उन्होंने राहत दी है, फ्री फंड दिया है, उस कारण से उन्हें याद करते हैं, तो उनकी जेब में केजरीवाल है, लेकिन दिल में देखें तो शीला दीक्षित है। लेकिन वो भी कह रहे हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूं। नहीं, वो तो ठीक है, आप बेटा कह लो, भाई कह लो, कुछ भी कह लो, उससे थोड़ी होता है। बात यह है कि जब आपने कही दिल एक अलग चीज होती है, ठीक है। आपके बेटा कहने से, आपके साथी कहने से, आपके भाई कहने से, ये तो स्लोगन होते हैं। आपका काम कहाँ था? आपके बाद आपको कौन महसूस कर रहा है? क्या बार बार आपको अपने बारे में बात करने की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही। जो दिल में होता है ना, वो स्वतः इंसान याद करता है, उसकी याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो याद दिलाने की जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें तो मुझे लगता है शीला जी रही है। एक समय था जब 2012 और 13 के टाइम पे जब केजरीवाल जी दिल्ली में आए और एक बहुत बड़ा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, सबको पता है। उस समय वो एक डायरी लेके घूमा करते थे जिसमें कहते थे शीला दीक्षित के दिल्ली में इतने मॉल हैं, शीला दीक्षित के पास ये है, और सबसे भ्रष्ट सरकार, और शीला दीक्षित जो है वो दिल्ली की सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। उसके बाद वो सीएम की कुर्सी पर आए। क्या आज के समय में जब केजरीवाल जी खुद एक जेल में होके आए हैं और उनके ऊपर बहुत आरोप लगे, उनकी सरकार पे आरोप लगे, अब संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के बेटे होने के नाते क्या कहेंगे? साहब, हम तो पिछले कई साल से सवाल पूछ रहे हैं ना कि वो सबूत गए कहाँ? जिस महाझूठ को लेके इस आदमी ने अपने आप को स्थापित किया, क्योंकि देखिए, मैं इस बात को स्पष्ट कर देता हूं, ना ये माहौल बनता, ना ये माहौल बनाते, ना जिन लोगों ने उस माहौल को बनाने में मदद की वो ये माहौल उस समय क्रिएट करते। तो आप मुख्यमंत्री तो छोड़ दो, विधायक तो छोड़ दो, ये लोग चुनाव में खड़े होने की भी स्थिति में नहीं आते, क्योंकि इन्होंने एक माहौल बनाया। उस माहौल में इन्होंने, जैसे आप कह रहे हैं, ये कहा कि हम 15 दिन में जेल में डाल देंगे, हमारे पास 600 650 सबूत हैं। अब मैं तो बार बार पूछ रहा हूं ना कि साहब 10 साल में कहां गया वो सब? देखो, ये एक बार बार एक कहानी लोगों को बताते हैं कि मेरे पास एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं है, आपको देखा होगा, इसलिए मैं बेचारा, मैं तो सबको जेल में डाल दूं, लेकिन मेरे पास तो कुछ है नहीं। ठीक है, आपके पास एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं है, लोकायुक्त तो है। ये रोज कूदते थे कि लोकपाल आते ही देश से भ्रष्टाचार मिट जाएगा। तो लोकपाल तो नेशनल लेवल पर, राज्य में तो लोकायुक्त है। लोकायुक्त को उन्होंने कितनी चिट्ठियां भेजी कि साहब शीला जी के खिलाफ या उनके मंत्रियों के खिलाफ आप केस चलाओ? भेज सकते थे ना। चलो, लोकायुक्त में आपने नहीं भेजी, हाईकोर्ट में चिट्ठी भेज देते। बहुत जगहों पे ऐसा हुआ है कि आपने सीधे अगर सबूत भेजे हो सर कोर्ट में, कोर्ट उसका संज्ञान लेता है। वहां कुछ नहीं किया। चलो भाई, वो कुछ नहीं किया तो फाइलें तो आपके पास है ना, सबूत तो फाइलों से मिलता है ना। सबूत तो आप मेरे भाषण देने से तो नहीं मिलता। सारे फाइलें आपके पास, सारी कॉन्ट्रैक्ट आपके पास, सारे फ्लाईओवर के सड़कों के कॉन्ट्रैक्ट आपके पास, पूरे कॉमनवेल्थ की आपके पास। उनका क्या हुआ? उन्हीं को देख लेते। मुझे दिल्ली सरकार के 2-3 अधिकारियों ने बताया
कि जब इनकी पहले 45 दिन की सरकार बनी थी और उसके बाद में भी तो 2 या 3 सरकार बनने के बाद केजरीवाल जी ने अधिकारियों को बुलाया और कहा कि वो सैकड़ों करोड़ों का शीला का जो घोटाला है लाओ उसकी फाइलें। तो अधिकारी एक दूसरे की तरफ देखें कि कौन सी फाइलें भाई, कौन सा घोटाला। सरकारी अधिकारी तो उनका नहीं। तो सुना है कि अरविंद केजरीवाल नहीं, ये मनीष सिसोदिया, उस समय प्रशांत भूषण जी भी उनके साथ थे, ये 2-3 और लोग 3-4 रात सचिवालय में बैठ के तमाम फाइलें खंगालते रहे। जब कुछ नहीं मिला तो अधिकारी कह रहे हैं कि हम पे नाराज हुए कि आपने कागज गायब कर दिए। तो अधिकारियों ने कहा कि साहब फाइलों से कागज नहीं गायब हो सकते। मतलब या तो ये आदमी बेवकूफ़ है या बेवकूफ़ बनाना चाहता है या केवल नाटक करता है, ये तो भैया आप जाने और ये जाने। वो सीएजी रिपोर्ट 2 हिस्सों में आई। सीपीडब्ल्यूडी के काम, भारत सरकार के काम पार्लियामेंट में चला गया और उसमें जो दिल्ली सरकार का है वो दिल्ली सरकार की पीएससी में आता है। वो आपने देखा होगा, दिल्ली सरकार में वो रिपोर्ट आ गई। उसके बाद उस पर काम शुरू हुआ, तब कांग्रेस की सरकार थी। वो असेंबली में क्या होता है कि सीएजी की जब रिपोर्ट आती है तो एक पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है जिसमें विधायक होते हैं, वो उस पर बैठते हैं और फिर वो सरकार को बताते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या गलत है जिस कारण से आप एक्शन लो। ओके, तब तक हमारी सरकार हार गई। इनके 67 विधायक आ गए, बीजेपी के 3। तो स्वाभाविक है कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनी होगी उसमें अधिकतम आम आदमी पार्टी के विधायक रहे होंगे और 2 या 3 में से एक आध हो सकता है बीजेपी का रहा हो। सब तो कांग्रेस विरोधी हैं। उस रिपोर्ट का क्या हुआ बता दो भाई। आज तक उसकी कोई एक्शन टेकन रिपोर्ट आपने सुनी है? 2015 की बात कर रहे हैं ये 2015 तो रिपोर्ट तो आ गई थी 2012 में। चलो पहले 2 साल कांग्रेस ने उसकी तहकीकात कंप्लीट नहीं की। आपकी सरकार आ गई, आप उस रिपोर्ट, अरे जिस रिपोर्ट के नाम पर आप उछल कूद मचा रहे थे उस रिपोर्ट का विवेचना करना आपके अधिकार में आ गया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं उस पर एक मुझे बताओ साहब। हर सीएजी रिपोर्ट की एक एक्शन टेकन रिपोर्ट एक आती है कि पीएससी क्या रेकमेंड करता है। वो कहाँ है रिपोर्ट? मतलब 9 साल में जिस रिपोर्ट का आप हल्ला कर रहे थे आपके हाथ में थी, उस तक की तो आप विवेचना नहीं कर पाए। इसका तो एक ही मतलब है ना कि या तो आप महाझूठे हो या आप इतने निकम्मे हो कि आप भ्रष्टाचार ढूंढ नहीं पा रहे। अब आप समझ लो ये निकम्मे हैं या महाझूठे हैं, वो आप जान लो। एक चीज और, मैंने जब मैं यहाँ पर आपके पास आया था तो कुछ लोगों से बात कर रहा था तो कुछ लोगों ने बताया, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये सच है या झूठ है। सुना है कि केजरीवाल जी ने आपके घर में जो आपका पालतू कुत्ता है उस पर भी आरटीआई लगाई थी कि इसका खाना कहाँ से आता है? क्या है मेरे पास, अभी भी आपने देखा होगा, हाँ, मैंने देखा। आपके कैमरामैन पे भी दुर्भाग्य से मेरे डॉग ने हमला किया। ये कहो कि मेरा डॉग बदतमीज है, मैं मान लूंगा। उस पर जो हथकड़ी लगाओ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारे पास 2 थे, मैं बचपन से एक शौक है मेरे को जानवर रखने का। तो एक आरटीआई आई मेरे पास, एक इनके, हम लोग को इसलिए पता चल गया था कि कोई 3-4 लोग थे वही बार बार आरटीआई भेजते थे, जिसमें वो भी आया था कि शीला जी के घर में 12 एसी हैं, है ना। वो एक याद होगा, एक तो दिखाई दे रहा है। हाँ एक तो आपको दिखाई दे रहा है, बाकी आप 11 ढूंढ लेना, अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलो उसको छोड़ो। तो क्या हुआ, एक आरटीआई आई तो मेरे को किसी ने भेजी कि साहब इसका हम क्या करें। तो मैंने कहा आरटीआई देखिए, तो उसमें ये हुआ कि जो आपके कुत्ते हैं उनको खाना कहाँ से आता है, सरकार के किस खजाने से उन्हें, एक तो कुत्तों के खाने में खजाना कहाँ से आ गया वो मुझे नहीं समझ में आया। तो यहाँ तक इन्होंने तहकीकात की थी। तो आज बता दीजिए कहाँ से आता है खाना? भाई मेरे घर से आता है, मेरे घर के कुत्ते, मेरे घर से आता है खाना। ये किचन है, आज आप इसमें रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे, चाय पिएंगे, कुछ आप ले लेंगे, कुछ हमारे डॉगी ले लेंगे। किसी के घर में भी भाई देखिए, घर में अगर आप किसी को पालेंगे तो बच्चों की तरह होता है उसको। मेरी बेटी भी वही खाना खाती है और उसी में से चावल उनको भी चला जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरीके की इसका मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि इस बात की कभी कभी दिल में दुख होता है कि यार तुम किस स्तर तक गिर सकते थे। आप राजनीतिक हमला करते, बीजेपी भी करती थी और पार्टी भी करती है, लेकिन इस स्तर पर आपको चले जाना कि आपको मालूम है कि आप 100 झूठ बोल रहे हो, फिर भी आप उन झूठों के आधार पर इतनी बड़ी राजनीति कर रहे हो, और वो भी ईमानदारी की, नैतिकता की, सच बोलने की। भाई उन 3-4 मापदंडों में तो अब इनकी इमारत बहुत ज्यादा टूट पड़ी। जब शीला जी थी तो उनके सामने ये सब चीजें हुई और हमने देखा कि शीला जी का व्यवहार कैसा रहा है। वो कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करती है किसी पर पे। आपके साथ मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये इनफॉर्मल टॉक में आपके साथ कर रहा हूँ। ठीक है। केजरीवाल जी ने जब ये सब आरोप लगाए और वो दिल्ली की सत्ता पर बैठे हैं, शीला जी के जाने से पहले क्या उनके मन में भी पीड़ा थी कि उन्होंने दिल्ली को इतना सब कुछ दिया? ठीक है, वो एक अलग बहस का हिस्सा है कि भ्रष्टाचार हुआ नहीं हुआ, क्या काम हुए, सब अलग चीजें हैं। क्या उनके मन में किसी तरह का मलाल रहा जो आपसे शेयर किया हो? शीला जी ने नहीं, देखो एक तो क्या था, हमको वो 2-3 बार ये बात कहती थी कि भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी नफरत क्यों है।
वो कभी समझ नहीं पाई, कारण नहीं समझ पाया। नहीं, क्योंकि देखो वो ओल्ड स्टाइल पॉलिटिशियन थी। हम लोगों ने कई बार उनको 2011, 12, 13 में कहा कि मैडम थोड़ा एडवर्टाइज करिए, तो वो ओल्ड स्टाइल पॉलिटिशियन का ये कहना था कि साहब काम करेंगे तो लोग महसूस करेंगे, पीपल विल नो। कहते थे नहीं नहीं, लोगों को पता है यार, मैं बिजली कितनी मुश्किल से लेकर आई हूँ, जहाँ 60% बिजली चोरी होती थी, जहाँ 10-10 घंटे बिजली नहीं आती थी, मैं बिजली दे रही हूँ, लोगों को मालूम है मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन शायद 2008, 9, 10 के बाद तब टेक्नोलॉजी बदली, तो ये लोग ये नहीं समझ पाते थे कि हकीकत के विपरीत टेलीफोन पर, व्हाट्सएप पर, मीडिया पे एक अलग हकीकत चलती है। तो ये आज, उस समय मैं भी नहीं समझ पाया था कि लोग, आप अच्छी सड़क पर चल रहे हो, आप साफ हवा ले रहे हो, लेकिन व्हाट्सएप में लिखा होगा कि सड़क टूटी और आप जहरीली हवा ले रहे हैं, तो लोग उसको विश्वास करने लगेंगे, सड़क को नहीं देखेंगे, हवा को नहीं देखेंगे। एक जो होता है ना ऑल्टरनेट इल्यूजन, अंग्रेजी में कहा जाता है, एक वैकल्पिक सत्य या वैकल्पिक एक समझ लीजिए मिथ्या कि ये क्रिएशन होने लगी, एक प्रीजुडियस माइंड बना दिया जो जाता भी है, जैसा कह भी, सकते जो हैं। मैं उतना को विश्लेषक तो हूं नहीं, समाजशास्त्री नहीं हूं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप जनता को जानते हैं। एक तो वो उनको पीड़ा लगती थी, दूसरा वो इस बात को कहते थी कि भाई ये इस तरीके की नफरत क्या है मुझसे, भाई आप जीत गए, हार गए। जीत हार वो भी कई बार हारी हैं हम लोग। भाई देखिए ऐसा है, हम लोग कांग्रेस में रहे, कांग्रेस परिवार के रहे, ठीक है। 77 में कांग्रेस हार गई, बिल्कुल बाहर हो गई। 77 के 80 के बीच में हम लोग बाहर रहे, उसके बाद फिर सरकार में आए, 89 में फिर राजीव जी हार गए, शीला जी खुद चुनाव हारी, फिर उसके बाद 97-98 में चुनाव में लड़ी, 96 में तब हारी, 97-98 में हारी। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन जो एक मलाल होता है कि यार जो आप बिल्कुल नहीं हैं, जिसका से आपका कोई लेना देना नहीं है। अब निर्भय होता है, निर्भय का बहुत जघन्य कांड हुआ, आपने देखा होगा, जब उस के साथ एक व्यवहार हुआ था। दिल्ली सरकार का कोई लेना देना नहीं पुलिस से, ठीक है भाई, चलो लोगों का आक्रोश था, और ये एक पता चला कि जंतर मंदिर में लोग मोमबत्ती जला रहे हैं। तो हमको शीला जी ने कहा कि नहीं, मैं जाना चाहूँगी, क्योंकि जो 3 दिन वो लड़की उसमें थी, दिल्ली में हॉस्पिटल में थी, मैडम 5-6 बार उसको सफदरजंग मिलने गई थी, पेरेंट्स से मिलती रही थी। मैं जितना दिल्ली सरकार कर सकती है, सफदरजंग जो कि दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल नहीं था, फिर ये भी था कि हमें बाहर भेजना हो, कुछ करना हो, कोशिश करेंगे। सिंगापुर भेजने की तैयारी। हाँ, फिर शायद सिंगापुर भेजा था, लेकिन दुर्भाग्य से उनके फ्यूनरल में भी मैम गई थी। पर एनीवे, जो बहुत दुखद घटना थी, जो हो गई सो हो गई। तो उनका ये था कि साहब मैं जाऊंगी वहाँ जंतर मंतर पे। हम लोगों ने कहा कि वहाँ माहौल अच्छा नहीं है, लोग बदतमीजी कर रहे हैं, हमको खबर भी आ गई थी, पुलिस ने भी कहा कि नहीं साहब वहाँ इन्होंने स्टेशन कर रखे हैं लोगों को बदतमीजी करने के लिए। तो उनका नहीं, क्या है, उनको एक कॉन्फिडेंस था कि मैं लोगों के बीच की हूँ, लोग मुझे जानते। वो ये बात नहीं समझ पा रही थी कि किस तरीके का दुष्प्रचार चल रहा था। शायद होता है ना, आप अगर एक टेक्नोलॉजी को ना समझें और संवाद के एक तरीके को ना समझें, तो आप कई बार वो संवाद क्या हकीकत परोस रहा है उसका अंदेशा आपको शायद नहीं हो। तो वो गई, उनके ऊपर वहाँ ऑलमोस्ट मारपीट हो गई, उन पर लोगों ने, यही आम आदमी पार्टी के लोगों ने चप्पल तक फेंची। आज जब ये कहते हैं कि हमारे साथ बदतमीजी होती है, ये भूल गए कि ये लोगों के साथ क्या किया करते थे। एक चुनी हुई मुख्यमंत्री 70-75 साल की उम्र की, उसके ऊपर आप इस तरह का व्यवहार करें, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है। और ये वही मुख्यमंत्री हैं जब इनके समय रेप होता तो कहते हैं मैं इससे कुछ नहीं कर सकता, तो भारत सरकार जाने, वो जाने, लड़कियां जाने, उनका काम जाने। तो इन चीज़ों से उनको लगता है दिल में एक रहता था। लेकिन मुझे मालूम है, उन्होंने मुझसे कहा 2014 में, जब वो गवर्नर से लौट कर आई, जब मैं MP भी हार गया था, तो मैंने पूछा तो कहने लगे नहीं, मैं रिटायर्ड लाइफ लूंगी, क्योंकि उसने कहा संदीप आजकल की पॉलिटिक्स से मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो जब मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, तो अब मैं पॉलिटिक्स से डायरेक्टली अलग रहूँगी। फिर कुछ समय आया, उनको यूपी ले गए, फिर दिल्ली में उनको दोबारा से दिया, पार्टी ने जिम्मेवारी दी, लेकिन उनको शायद लगता था कि कल्चरली अब मैं इस पॉलिटिक्स में सूटेबल नहीं। जब पहली बार सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, तो गठबंधन कांग्रेस के साथ था। आपके पास बहुत सारे सवाल भी आते होंगे। ये हाँ आते। मेरा इसमें एडिशनल सवाल ये रहेगा कि जब आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, सरकार 40-45 दिन चली, तब शीला जी को बुरा लगा था? देखो क्या हुआ था, मैं तो उस समय था वहाँ, हम लोग घर में बैठे थे, और ये बात आई, तो जो 7-8 हमारे विधायक चुनकर आए थे वो आ गए थे घर पे। तो ये बात चली कि भाई क्या किया जाए, तो उसके ये हुआ कि चलो अगले दिन तय करेंगे। तो उनमें से 4-5 ऐसे विधायक थे, वो ये कहने लगे कि साहब हमारे जो वोटर हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर दोबारा चुनाव हुआ तो हम तो केजरीवाल को वोट देंगे, मतलब आप सब हार जाओगे। तो उनका ये कहना था कि हम तो समर्थन आम आदमी पार्टी को देंगे, क्योंकि नहीं तो हम तो इलाके से साफ हो जाएंगे। तो मैडम को उस समय इस्तीफा दे दिया था, PCC का प्रेसिडेंट नया बन गया था। तो मैडम का ये था ठीक है भाई, आपको जो करना करो। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, आप भी हमारा समर्थन करिए। तो मुझे मालूम है, उन्होंने मुझसे कहा कि ये गलत
ये गलत बात है, मतलब नहीं हमें करना चाहिए। लेकिन जो विधायकों ने कहा तो उसके बाद जो भी हमारे को याद नहीं है जनरल सेक्रेटरी कौन थे, हमारे जनरल सेक्रेटरी था, फिर शायद वो लोग AICC में किसी से मिलने गए और उनका ठीक है आप समर्थन डिक्लेयर कर दीजिए। तो इतना मुझे मालूम है कि वो इससे इत्तेफाक नहीं रखती थी, उनको नहीं लगता था कि हमें समर्थन देना चाहिए, क्योंकि उनका ये था कि भाई सरकार बनाना हमारी जिम्मेवारी थोड़ी है। उन्होंने मुझसे भी कहा कि भाई सरकार, लोगों ने तो हमसे कहा कि तुम विपक्ष बनाने लायक भी नहीं हो। एक तरीके से 8 सीटें दी तो कहा कि आप विपक्ष बनाने लायक भी नहीं हो। तो मुझसे कहने लगे कि जब हम विपक्ष बनाने लायक भी नहीं है तो हम सरकार बनाने लायक कैसे हो सकते, आपस में जूझे दोनों। ये था उनका, बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी बीजेपी और आम आदमी आपस पार्टी में जूझे। हाँ ठीक है, अगला मेरा इसमें आगे ही रहेगा। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी थे आप लोग और आम आदमी पार्टी भी उसमें थी। दिल्ली का ही मंच था जहां पर सुनीता केजरीवाल और सोनिया गांधी जी साथ में थे, एक मंच सजा था, सब साथ में थे इकट्ठा। हरियाणा चुनाव आए, आप लोगों ने कहा कि हमें 10 सीटें दीजिए, वहां पर कांग्रेस ने मना कर दिया, ठीक है, आम आदमी पार्टी को मना कर दिया। अब दिल्ली की बारी आई तो सबसे ज्यादा खुश जो है इस समय कांग्रेस के लोग हैं कि सही है गठबंधन नहीं हुआ, दिल्ली कांग्रेस के लोग। सही बोल रहा हूं मैं? हाँ है। अब चुनाव आसानी से लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे और चुनाव कभी आसान नहीं होता, चुनाव हमेशा जद्दोजहद होती है। नहीं, अब लेकिन दिमाग चुनाव, अब मैं ये mentally कहूंगा, आप free रहेंगे। मैं ये कहूंगा कि हम चुनाव अपने मुद्दों पे मजे से, अपने तरीके से और अपनी राजनीति के स्टाइल से लड़ेंगे, अपने कैडर बेस के साथ चुनाव हाँ, लड़ेंगे। अपने कैडर बेस वो जो कैडर बेस जो केजरीवाल जी ने खत्म कर दिया था वो वापस लौट सकता है, देखो साहब एक चीज मैं क्योंकि बताऊं, बीजेपी के नहीं, पास तो बीजेपी का वोट है, हाँ, कांग्रेस का जो वोट था वही ट्रांसफर हुआ हमारे। देखो ऐसा है, कुछ कांग्रेस का वोट भी ट्रांसफर हुआ था और कुछ ऐसा है, एक बहुत बड़ा तबका है जो डेवलपमेंट देखता है, जिसको सिर्फ फ्री बिजली फ्री पानी से उतना अट्रैक्शन नहीं है जितना कुछ लोगों को होगा। वो भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आज शीला जी को याद कर रहा है, उस समय भी करता था। ठीक है, ऐसा बहुत सा वोटर है, आप समझ लो अगर माने कि 30% एक स्टैंडर्ड वोट है बीजेपी का, तो मेरे ख्याल से उसमें 7-8-10% ऐसा वोटर है जो अगर उसको दिखता है कि शीला जी वाली दिल्ली वापस आ जाएगी तो हो सकता है स्टेट में वो बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में आए, और हमारा भी ये रणनीति में है। तो हमें लगता है कि हमें समझ लो अगर जितना वोट आएगा तो हो सकता है 61% तक 65% तक अगर हमको आम आदमी का वोटर हमारे पास आता है तो 30-35-40% जो वोट हमको टोटल आएगा वो बीजेपी से भी आ सकता है। ये मत समझना, देखो बीजेपी में एक वोटर है जो ट्रेडिशनल बीजेपी वोटर है, हम उसको आरएसएस का वोटर कह लें, सांप्रदायिक मामलों में हार्डकोर जिसको कह सकते हैं। हार्डकोर तो किसी पार्टी का कहीं नहीं जाता, वो हमारा ही चला गया, आम आदमी पार्टी भी, वो अलग बात है। और एक और है, आज जैसे हमारे पास 5-6% वोट है, शायद पिछली बार के 7% वोट, 6%। मैं ये मानता हूं कि हमारा कोर वोटर जो है, ऑल्दो हमारा लॉयल वोटर वो नहीं है, हमारा कोर वोटर कोई 13-14-15% है। क्यों, मैं बताता हूं। बहुत सा ऐसा वोटर है कांग्रेस का जो सबसे प्राथमिक रूप से चाहता है कि बीजेपी नहीं जीते, तो वो कांग्रेस को चाहता है, वोट बीजेपी को आम आदमी को कर रहा है कि बीजेपी नहीं जीते। उसे अगर लगेगा कि नहीं उसकी अपनी पार्टी अब जीतने की स्थिति में है तो वो हमारा नेचुरल वोटर हमारे पास आ जाएगा। फिर हमको आम आदमी पार्टी से 10-12% वोट ही खींचना है, और अगर उतना हमने बीजेपी से खींच लिया तो फिर जैसे आपकी दिल्ली में कहते हैं बल्ले बल्ले। आप इतना इजी बता रहे हैं लेकिन इतना इजी होने नहीं वाला है। 18,000 रुपए पुजारियों को देने का वायदा कर दिया, 2100 रुपए महिलाओं को। केजरीवाल जी कह रहे हैं हमने तो सब वर्ग को खुश कर दिया है। नहीं वो है, हम सबके साथ। हमारा चैलेंज 2100 ही रहेगा, क्योंकि देखो एक है, देखो ऐसा है, कहना नहीं चाहिए, पर जब आप वोटर को एक तरीके से बिल्कुल निर्भर बनाने की कोशिश करते हो और चाहते हो कि वो हर चीज में आपके लिए लालायित रहे, तो उसमें एक अट्रैक्शन इस चीज का होता है। लेकिन वो अट्रैक्शन दो चीजों से यहां टूटता है। एक ये कि आपने पंजाब में क्यों नहीं किया, और ये मैंने कई जगहों पे आपकी बार कैंपेनिंग कर रहा हूं, जो थोड़ी भी अवेयर महिलाएं हैं वो महिलाओं के समूह में आपस में चर्चा कर रही हैं। तो अगर हमारे कार्यकर्ता और हमारे लोगों ने ये चर्चा बढ़ा दी तो लोगों के मन में संदेह आने लगेगा कि यार वहां नहीं दिया है तो यहां कैसे दे देंगे। फिर यह है कि क्योंकि ये कोई इनकी अपनी स्कीम तो थी नहीं, और इन्होंने अपनी स्कीम होती तो ये पंजाब में करते, हमने कर्नाटक में किया, हमने और जगहों पे किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव के पहले महाराष्ट्र में कर दिया, मध्य प्रदेश में कर दिया। तो हम लोगों की तो एक क्रेडिबिलिटी है, और इसके काउंटर में जब हम अपनी स्कीम्स लेकर आएंगे तब आप देखिएगा हमारे पास भी बहुत कुछ होगा उन्हीं महिलाओं को कहने का। अभी क्या है, कोरे कागज पर इनका 2100 लिखा हुआ है, सफेद कागज पे। जब 2100 के साथ साथ और पार्टियां अपना बात कहेंगी तब लोग इधर उधर भी देखेंगे, तो इतना उनके लिए भी आसान नहीं हो जाएगा। देखो चुनाव कोई भी मुश्किल नहीं होता है, लेकिन कभी कभी अगर आप एक माहौल बना दें तो चीजें पलट भी जाती हैं। एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे मेरी उम्र है अब 26 साल है, दिल्ली का वोटर होने के नाते मैं क्या मुफ्त की चीजों पे वोट करूंगा?
क्या हमारी दिल्ली किस तरफ जा रही है? आपने बताया शीला जी ने लोगों को काम दिलवाया। उन्होंने बोला कि भाई चाहे छोटा काम हो, रेडी पटरी वाला हो, चाहे नौकरी कर रहा हो, कोई भी हो, आत्मनिर्भर होना चाहिए, आप जाकर के काम करिए। क्या अगर 2100 रुपए महिलाओं को मिलेंगे तो क्या पुरुषों के साथ अन्याय नहीं, बच्चों के साथ अन्याय नहीं? क्या 60 वर्ष से ऊपर आयु वाले जितने भी बुजुर्ग हैं उनको प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट अस्पताल हो उसमें फ्री इलाज मिलेगा? वो बात अलग है कि आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं है। नहीं है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली का वोटर जो कमा करके दे रहा है, दिल्ली का दिल है, राजधानी है, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास सब यहीं पर है। क्या है, एक गलत ट्रेंड सेट नहीं कर रहे हैं हम? ये नहीं है ना, गलत ट्रेंड आज से हर पहले पार्टी कर रही है, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी सब कर रहे हैं। लेकिन सब कर रहे हैं, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें जब पहले कोई इस तरीके का दोष करता है तो उस पर जाता। मैं तब से कह रहा था 2013-14 से कि ये जो ट्रेंड आज सेट हो गया है ना, ये इस तरीके की सस्ती चीजों को करने की मुफ्त की स्कीम से लेकर हाँ, मुफ्तखोरी की जो प्रतिस्पर्धा है, इससे कोई अनभिज्ञ नहीं रह पाएगा, क्योंकि सरकारें उड़ जाएंगी। भाई मध्य प्रदेश में आप मानो या ना मानो, बीजेपी हार रही थी, लाडली बहना आई, जीत गई। तो अगर आप देखो, इस सस्ती चीज से आप पूरा विकास का मॉडल ही पलट सकते हो, लोगों के दिमाग से विकास हटाकर सिर्फ मुफ्तखोरी डाल सकते हो। तो इस प्रतिस्पर्धा में कोई भी सरकार पीछे नहीं रहेगी। पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं, मैं पूरा विरोधी हूं नरेंद्र मोदी का, ठीक है, उनकी नीतियों का। लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी का क्रिटिसाइज किया था तो मैंने पब्लिकली कहा कि नहीं, ये ठीक बात है प्रधानमंत्री की, मैं इसका समर्थन करता हूं। क्या होता है, सब्सिडी एक स्तर तक और सब कुछ मुफ्त में एक बड़ा अंतर है। और सब्सिडी कहां इसमें अंतर है, 2 मिनट आप देखना, अच्छा ना लगे तो आप अपने पॉडकास्ट से काट देना। एक होता है कि जैसे हमने सब्सिडी दी, अब आपने जैसे कृषि में बिजली में सब्सिडी दी, उसका क्या फर्क पड़ता है? कृषि में अगर आप सब्सिडी दोगे तो किसान जो है आपकी खरीफ तो कर देगा, खरीफ में जब बारिश होती है, रबी में उसके पास पानी नहीं आता, वो अगर आज की कीमत पे अगर अपनी बिजली का पैसा दे तो वो रबी नहीं कर पाएगा, उसको कीमत नहीं मिलेगी। आप उसको सब्सिडाइज करते हो तो एक फसल और लेता है। जैद जो हमारी गर्मी की फसल है, अगर उसके पास और बिजली होती है, सस्ती होती है, तो 3 फसल ले सकता है। तो एग्रीकल्चर में अगर आप सब्सिडी देते हो तो राष्ट्र निर्माण होता है, आर्थिक व्यवस्था बेहतर होती है। उसी तरीके से अगर इंडस्ट्री में आप सब्सिडी दे रहे हो बिजली की, तो क्या है, लोग सिर्फ दिल्ली में लगाएंगे क्योंकि मार्केट यहां है, हम क्यों लगाएं सिरसा में या क्यों लगाएं अंबाला में? तो यह है कि दूर लगाने के लिए हम आपको बिजली की सब्सिडी दे देते हैं, कंपेटिटिव प्राइस हो जाएगा, हमको बिजली सस्ती मिलेगी। लोग कहेंगे ठीक है यार, आने जाने का जो खर्चा हम बिजली में बचा लेंगे। तो जहां आप आर्थिक चीज देख के, लोगों की नौकरियों को देख के, लोगों के आने वाले भविष्य को देख के अगर सब्सिडी देते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मैं छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं, ये माना जाता है कि अगर 1 लाख रुपया आप बाजार में लगाओगे तो 1 नौकरी निकलेगी, ठीक है। आज आप महिलाओं को 2100 दे रहे हो, मतलब साल का 10,000। तो अगर आप 7-8 साल की सब्सिडी दे लो, उसकी जगह हर महिला के घर में एक कामकाजी व्यक्ति आ जाता जो जिंदगी भर उनकी जिंदगी चलाता, ठीक है, अगर आप सिंपल कैलकुलेशन करो। लेकिन नहीं, लोगों को क्या है, त्वरित जो मिल रहा है। तो हमारा ये था कि पहले सरकारें सब्सिडी देती थी, लेकिन उस जगहों पे देती थी जहां एक समझ लो आगे का भविष्य का निर्माण होता था। इस कारण से कमजोर वर्ग की बात कर रहे हैं आप, कि जिसका घर कमजोर है, सब्सिडी देना बुरी बात नहीं है। कमजोर इलाके, कमजोर वर्ग, कमजोर जगह, भाई समझ लीजिए, अगर मैं इतना कमजोर, जैसे हम लोग वृद्धावस्था पेंशन देते थे, आप जानते हैं कई जगहों पे आज हम लोग अपने माँ बाप की उस तरीके से केयर नहीं करते, उसको आप 5-10 हज़ार रुपया दे दो। लेकिन ये हर महिला को 2100, मैं ये कह रहा, आप दे रहे हो, हम भी विवश होंगे, हम भी देंगे। लेकिन अगर आप नैतिकता के रूप में देखें या वो, तो क्यों, पहले भी होता था, पहले भी सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन हमेशा ये होता था कि भाई उससे भी कुछ करवा लो। नरेगा है, नरेगा की स्कीम आपने देखी, आपको अच्छी लगे बुरी लगे, हम भी चाहते थे कि नरेगा फ्री में दे रहे थे, लेकिन उससे अगर आप गड्ढा खुदवाते हो, सड़क बनवाते हो, तो एक तो उसको लगता है कि मैंने कुछ किया और उसका मुझे मिल रहा है, तो सम्मान से राशि लेता है, इसलिए वो राहत की राशि लेता है, वो भीख नहीं लेता है। बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। इसलिए मुझे लगता है इस तरीके की फ्री वाली जो है, आगे चल के आदतें खराब होंगी और ये पलटेगा। 70 के दशक में, 80 के दशक में क्या हुआ था, सरकारों ने बिजली फ्री करनी शुरू कर दी, भट्टा बैठ गया बिजली कंपनियों का। और फिर 90 के दशक में हर जगह रिफॉर्म आया। तो कभी तो ऐसा मौका आएगा कि जब इतनी ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि आज आपने 2100 दिया, 18,000 दिया, अगले चुनाव में क्या दोगे? फिर हो सकता है आप ये कहो कि यार सब कुछ ही फ्री, ये दरवाजा खुलता जाएगा, बढ़ना पड़ेगा ना। कल को अगर मैं सरकार लेना चाहता हूं और अगर लोगों में क्रेडिबिलिटी है, तो मैं कहूंगा लाख रुपया दूंगा, मेरे को क्या लेना देना। अगर आपको सरकार के घाटे से कोई फर्क नहीं पड़ता,
हवा में जहर फैला हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जमुना जी का आप पानी नहीं पी सकते उससे फर्क नहीं पड़ता, अस्पताल नहीं बन रहे उससे फर्क नहीं वो पड़ता। तो घर में गए हैं, गिलास नल से पानी खोला और पी के दिखाया केजरीवाल जी। वो ठीक है ना, वो तो सबको पता कह रहे है कि साफ पानी तो मैं दे ही रहा हूं और मुफ्त पानी दे रहा सबको हूं। पता है कहाँ जाके करेंगे। अगर ऐसा है तो लोगों के घर में वो क्यों लगा हो, कौन सा है वो मशीन जो लगी रहती है, आरओ, आरओ क्यों लगा है भाई? ये कहा जाता है कि सरकार का काम है पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, साफ स्वच्छ पीने योग्य पानी, तो सबके घर में वो आरओ क्यों लगा है? आप मुझे बताओ ना, इनके खुद घर में आरओ लगा होगा भाई, इनके शीश महल में जो तमाम मशीनें आई थी उसमें भी आरओ है, नहीं आया अभी तक, उसमें भी आरओ है, तो इनके आरओ क्यों लगा है? आरओ का क्या मतलब है भाई कि जल बोर्ड का पानी गंदा है, फिर मैंने साफ कर दिया, तो साफ करने के बाद तो कहीं का भी आप पानी पी सकते हो ना। मैं भी तो जमुना जी का भी पानी साफ होकर ही आता है ना, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि जमुना जी साफ है। तो वो इनका जो ये पूरा मॉडल है, इस खास से मुझे लगता है ये खतरनाक भी है, ये गलत प्रथा भी रख रहा है। जैसे मैंने कहा कि मैंने उस समय पीएम को सपोर्ट किया था, हाँ, मैं वापस उस कहानी पर आता हूं, लेकिन पीएम को भी आप देखो, किसान सम्मान निधि, फलानी सम्मान निधि, लाडली योजना, बहना योजना, भैया योजना, मौसी योजना, सब जगह शुरू हो गई, क्योंकि नहीं करेंगे तो अगर लोग केवल ये देख रहे हैं कि तुम सीधे मेरी जेब में क्या डाल रहे हो और बाकी विकास नहीं कर रहे हो, तो सब पार्टियों को उस तरफ आना पड़ेगा। इंटरव्यू को थोड़ा सा खोलते हैं और अब नई दिल्ली की तरफ आ जाते हैं। आ जाओ। नई दिल्ली में आप कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपके सामने अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले भी हराया था अब भी हराएंगे, और लगातार 3 चुनाव तो वो जीत चुके हैं नई दिल्ली से, और जो नई दिल्ली जीतता है वो मुख्यमंत्री बनता है। नहीं देखो, नई दिल्ली जो जीतता है वैसा नहीं, क्योंकि पहले जब एक शीला जी के बाद से, शीला जी के बाद वो ठीक है, वो यहाँ से खड़ी हुई मुख्यमंत्री बन गई, इन्होंने उन्हीं को चैलेंज किया। तो एक तो ये कोई नई दिल्ली की बपौती नहीं है कि यहीं का आदमी जीतेगा, ठीक है। वो उसके पहले मदनलाल खुराना जी यहाँ से नहीं थे, सुषमा जी यहाँ से नहीं थी, साहब सिंह वर्मा जी यहाँ से नहीं थे, तो वो कभी कभी कोइंसिडेंस बन जाता है। जैसे और क्षेत्रों में किसी एक इलाके से कि भाई मध्य प्रदेश में सारे मुख्यमंत्री मालवा से आए, वो एक प्रथा बनती है। पिछले 5 सालों से तो नई दिल्ली से 10 साल से, 10 साल नहीं ज्यादा आप मानो ना, पर पिछले 5 चुनावों में, पिछले 5 चुनावों 25 सालों से 25 नई सालों दिल्ली से, का ही हाँ। मुख्यमंत्री है। लेकिन देखो यार, एक और चीज है, अभी भी जैसे मैं राउंड करके आ रहा हूँ, लगता नहीं है कि नई दिल्ली में हमारा मुख्यमंत्री जो है वो हमारा विधायक है, क्योंकि जो हालत है, देखो एनडीएमसी सबसे पैसे वाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है, यहाँ आराम से काम हो सकता है, वीआईपी एरिया है, ऐसे भी भारत सरकार का भी पैसा लगता है, एनडीएमसी का भी लगता है, सबका पैसा लगता है, चमचमाती हुई दिल्ली है। लोग बल्कि मजाक में कहते हैं कि जिसको लुटियन दिल्ली की आदत है उसे देश की हकीकत क्या मालूम, ठीक है। वो दिल्ली में अगर हमको टूटी फूटी दिखती है, गंदी दिखती है, पानी वहाँ ठीक नहीं आ रहा है, तो सवाल तो उठता है ना। जिस पानी की आप बात कर रहे हैं, मैं अभी 3-4 क्लस्टर्स में गया, झुग्गी क्लस्टर में, जो इनके समझ लो एकदम चहेते माने जाते हैं केजरीवाल जी के, क्योंकि ये तो उन्हीं वोटरों में ज़्यादातर अपने आप को समझते हैं। उन झुग्गियों में पानी नहीं आ रहा। मुझे सरप्राइज हुआ, मैं आपको उनका नाम बता दूंगा कि झुग्गियों का क्या है, अभी एकदम याद नहीं आ रहा। जब मैं चल रहा था तो विवश होकर 2-1 आदमी ने कहा, यार भाई साहब कुछ नहीं, ये तो लाइन है ना, ये शीला जी ने डलवाई थी। मैंने कहा बहुत अच्छा, ये बिजली जो है ना ये भी उन्होंने डलवाई थी। तो मैंने कहा अब वहाँ वो पाइप सक करा, तो मैंने कहा ये क्यों करें, कहने का पानी नहीं आ रहा। और क्यों पानी नहीं आ रहा, फिर मुझे पता चला, जब मैंने पूछा, मैंने कहा चलो भाई एनडीएमसी का है, हो सकता है जैसे ये कहते हैं ना कि मेरे को भारत सरकार कोऑपरेट नहीं करती, मुझे काम नहीं करने देती, एलजी काम नहीं करने देता, हाँ जो भी काम नहीं करने देता। तो मैंने वहाँ के जो इंचार्ज हैं पानी के, उसको फट से फ़ोन लगाया एनडीएमसी का, किसी से पता करके। मैं तो स्वाभाविक है, नमस्कार कैसे हैं आप भाई साहब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोला। तो मैंने कहा यार पानी क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई जल बोर्ड से पानी नहीं आ रहा है, उनको जल बोर्ड से पानी मिलता है। तो मैंने कहा जल बोर्ड से पानी, करेंगे नहीं साहब प्रेशर ही नहीं आ रहा जल बोर्ड से। तो मैंने जल बोर्ड के अधिकारी को फ़ोन किया, तो हंसते हंसते कहते हैं साहब 1914 में 13 में जब शीला जी हारी थी तो 920 एमजीडी पानी दिल्ली में था, आज केवल 940 एमजीडी है। जनता बढ़ गई है 1.4 से 2 करोड़, और पानी बढ़ा है 20 एमजीडी, यानी अगर आप 900 में माने तो शायद 0.2%। तो पानी कहाँ से आएगा भाई? सारा पैसा अगर आप और चीज़ों में लगा दोगे तो जहाँ काम करना चाहिए वो तो नहीं आ रहा। 2-3 दिन पहले जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, यही तो दिखाने को की थी कि सरकार के अपने आंकड़े कह रहे हैं कि हम निकम्मी सरकार हैं। उसी टेबल में यहाँ 920 लिखा हुआ है और यहाँ 940 लिखा हुआ है। तो अगर आप पानी ही नहीं दोगे तो दिल्ली को पानी नहीं मिलेगा, दिल्ली को पानी नहीं मिलेगा तो एनडीएमसी को पानी नहीं मिलेगा। फिर आप सफाई देख लो। मैं आज आपको अभी कहता हूँ, आपके कैमरामैन के पास टाइम हो, पिलंजी गाँव है, उसके सामने एक पार्क है जो शीला जी के समय बनवाया था। आज उसकी हालत देख लो, आपको लगेगा न जानी कौन सी बियाबान जंगल का पार्क है।
तो विधायक जी जो मुख्यमंत्री रह के भी इलाके में काम नहीं कर पाए हैं, तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ना मुझे नहीं लगता कोई बहुत मुश्किल की। आप जीत रहे हैं चुनाव नई दिल्ली से? मुझे तो लग रहा है जीत रहे। कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है? कितनी सीटें? देखो साहब, मेरे हिसाब से 37-30। देखो अभी मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि नेक्स्ट राउंड की हमारी सीटें नहीं आई हैं और कैंडिडेट का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम कई जगहों पे अगर हमको कैंडिडेट और अच्छे मिल गए तो शायद बढ़ जाए, कम अच्छे मिल गए तो शायद कम हो जाए। मेरे हिसाब से 38, 40, 42 ऐसी सीटें हैं जहां हम एज ऑफ टुडे मतलब लीड पर हैं। अंत में जाते जाते छोटे छोटे दो सवाल पूछूंगा आपसे। अभी आपने केजरीवाल जी को वैसे ये आप लोगों की नई आदत है छोटे छोटे सवालों की। अभी आपने केजरीवाल जी को संघी बता दिया, वंस अ संघी ऑलवेज अ संघी। हाँ, वो खुद कहते हैं यार कि मेरे पिताजी संघी थे, तो खुद ही एडमिट करते हैं, मैं थोड़ी एडमिट करता हूँ। और संघ में ये मानी जाती है परंपरा में कि अगर माता पिता संघ में है तो बेटा भी संघ में है। ये उन्हीं का कहना है, मेरा थोड़ी कहना है। आपका कहना नहीं है ना? अभी आतिशी उनका कहना है, फिर ऑब्वियसली वो कहेंगे तो हम मानेंगे ना। अरविंद, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी ने अभी एक किसानों को कनेक्ट करते हुए कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की तुलना जो है वो दाऊद से की है। इस पर नहीं, ये देखो इस तरह की तुलना मैं कभी नहीं करता, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल घटिया है। चाहे बीजेपी करे चाहे आम आदमी करे, इन दोनों की दिक्कत क्या है कि कुछ संस्कार आपको राजनीति में होने चाहिए। इन्हीं संस्कारों ने शीला जी का भी सत्यानाश की राजनीति का वो किया था जब उल्टे सीधे ये शब्द बोला करते थे। लेकिन देखो इसमें भी अगर आप आओ, ये क्या मतलब एक बार मैं पूरा बयान बता देता हूं ताकि बाद में बताओ कुछ क्लिप्स कट के गलत ना हो। ठीक है। आतिशी जी ने ये कहा कि बीजेपी किसानों की बात करती है, यानी कि ठीक वही जैसे दाऊद जो है अहिंसा की बात कर रहे हैं। देखो साहब, दाऊद की जैसे अहिंसा की बात करने का तो अब ये भी कह सकते थे कि जैसे केजरीवाल शिष्टाचार की बात करता है, जैसे केजरीवाल ईमानदारी की बात करता है। ये उदाहरण भी तो दे सकते थे। जो आदमी खुद बेल लेकर जेल से बाहर निकला हो, जिसके ऊपर हजार करोड़ के भ्रष्टाचार के केस होते हो, भाई घर का उदाहरण दे देते, कोई और दे देते। देखो जब आप दाऊद जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हो तो आप दाऊद और हिंसा की बात नहीं कर रहे, ठीक है, आप गोडसे और हिंसा की भी बात कर सकते थे ना। और मैं बताता हूँ ये शब्द ये क्यों नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि संघी हैं इसलिए गोडसे का शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दाऊद का इसलिए करेंगे क्योंकि ये चाहते हैं वही पाकिस्तान, मुसलमान, कम्युनल एंगल आ जाए। तो इनकी भाषा भारतीय जनता पार्टी की भाषा से बिल्कुल अलग नहीं है। आपने शीश महल को भी अय्यासी का अड्डा बताया था, और क्या है, कैसे उसमें है क्या क्या, आप उसके आइटम देखो ना, नाचता हुआ बिस्तर है, बरसते हुए ऊपर से वो हैं, कांग्रेस की ऊपर सरकार नीचे बनेगी, होते। हाँ, कांग्रेस की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनेगा, तो वो भी तो वहीं रहेंगे। आप उसमें मैं बाद में आता हूं। मैं पहले एक चीज बताता हूं, इनमें जब मैं इनकी एक सीएजी रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें एक आइटम था मिनी बार। मैं आपको, मेरे पास पड़ी है, आप उसको फोटोकॉपी ले लेना। अब मिनी बार किस घर में होता है? किसी सामान्य घर में होता है या जहां भजन हो रहा हो उस कमरे में मिनी बार होता है? मिनी बार का मतलब क्या है? और मिनी बार आप सामान्य किसी व्यक्ति से पूछ लो। देखो मैं ये नहीं कह रहा पीना कोई लेता है नहीं लेता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कोई ऐसा मॉरल वो उसकी पर्सनल चॉइस है, सबकी पर्सनल चॉइस है। और हमारे यहाँ ये हिपोक्रेसी भी नहीं होनी चाहिए कि पीने वाला अच्छा नहीं है या ना पीने वाला ज़्यादा अच्छा है, मैं उसमें नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। लेकिन आप सरकार से, देखिए सरकार संविधान से चलती है, आप मानते हो, संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है कि हम प्रोहिबिशन को प्रमोट करेंगे। यानी संविधान कहता है कि जब आप सरकार में हो तो आप वो हर काम करोगे जिससे लिकर की कंजप्शन देश में कम हो या डिस्करेज हो या बैन हो, ठीक है। तो आप सीएम अपने ऑफिशियल निवास में मिनी बार बनवा ले, वहां कोका कोला पियोगे क्या? कोका कोला के कमरे को तो मिनी बार नहीं कहते, लस्सी के कमरे को तो मिनी बार नहीं कहते, चरनामृत पीने वाले कमरे को तो मिनी बार नहीं कहते, एक ही चीज पीने वाले के कमरे को तो मिनी बार कहते हैं ना। तो फिर उसे अय्याशी का अड्डा ना कहें तो मैं भजन मंडली का दफ्तर कहूं क्या? आप बताओ ना क्या मैं कहूं? शीश महल को फिर हम अय्याशी का अड्डा ही कहेंगे ना जब आप पूछ रहे हो। और बाकी आइटम, अच्छा आप कह रहे हो कांग्रेस क्या करेगी, भाई कांग्रेस क्या करेगी मैं नहीं जानता, मुझे मालूम है अगर मेरे अधिकार में आया तो मैं तुम्हारा स्कूल खुलवा दूंगा। इनके स्कूलों से जो ये तथाकथित अच्छे स्कूल बना रहे हैं उससे ज्यादा अच्छा स्कूल वहां चल जाए। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के साथ बैठा हूं ना? आप दिल्ली में के उस पार्टी के सदस्य के साथ बैठे हो जिसकी पार्टी का मुख्यमंत्री बने। अभी फिलहाल दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं में आपकी गिनती सब पे टॉप है। देखो साहब, वरिष्ठ वर्ड जो है ना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि आजकल वो रिटायरमेंट पॉलिसी भी कई पार्टियां अपनाने लगी हैं। मेरी बड़ी दिक्कत थी जब मैं चुन के आया था तो ये था कि सीनियर लोगों को मंत्री बनना चाहिए, तो उस समय बाल सफेद नहीं थे। अब मैं उस पड़ाव में आ गया हूं कि जूनियर को बनना चाहिए, तो मैं इस समय में बड़ा गलत पैदा हुआ हूं। तो जरा वरिष्ठ मत बोलो और नेता भी ना बोलो, ये कहो कि हाँ हो सकता है दिल्ली में कुछ मौका। लास्ट में जाते जाते बस एक पर्सनल आपसे सवाल है। हाँ। ये आप कानों में जो बालियां पहनते हैं, इसके पीछे का कोई रीजन? इसके पीछे का रीजन ये है, मैं बचपन में नाटक बहुत करता था, ठीक है, स्कूल में भी, मतलब नाटक वैसा नहीं,
लेकिन ऑफिशियली मैं बहुत थिएटर में था और कल्चरली मैं बहुत एक्टिव रहा हूँ। स्कूल में करता था और कॉलेज में करता था। और देखो हमारे ज़माने में, पता नहीं आपके ज़माने में क्या होता, हम लोग को इसका फाइटर होने का, राजा वाजा होने का बड़ा एक रोमांच रहता था। हाँ। हर होता है ना, हर बच्चा एक अपने रोमांच से निकलता है। तो ये होता था कि हमने पिक्चरों में देखा कि साहब जितने योद्धा हैं, बड़े बड़े राजा महाराजे हैं, वो कान में बुंदे पहनते हैं। परंपरा रही है, सनातन परंपरा रही है। हाँ, जो भी रही हो, मैं तो देखो ऐसे बच्चा बताता हूँ, बच्चों में इतनी ये चीज़ें नहीं होती हैं, वो कुछ चीज़ों से अट्रैक्टेड होता है। तो उस समय मेरा हमेशा बड़ा मन करता था। और क्योंकि मैंने दो चार, अच्छा उस समय हमारे समय में हिस्टोरिकल प्लेस बहुत होते थे, अकबर के, बीरबल के, टीपू सुल्तान के, अशोक के, ऐसे ऐसे रामायण के, महाभारत के। जैसे रामायण में मैं हमेशा रावण बनता था। अब पता नहीं किस कारण से मुझे रावण बनाया जाता था हमेशा। हमारे याद है, हमारे कॉलोनी में एक ठेला होता था, मेरा रथ था, वो मेरा ठेला ही बार बार गिराता फिरता। मेरे साथ एक ही मैं रावण हूँगा जो रावण की लड़ाई में लड़ने से पहले ही गिर जाया करता था। पर चलो वो अलग है। तो उसमें क्या हुआ, एक शौक पड़ा मुझे, तो उसमें मैंने जो है ना सॉर्ट ऑफ ये कान में बुंदे किए, ये उसी से रिलेटेड है। बहुत से लोग बड़ी मुझे बाद में, बल्कि मुझे एक दिन एक यूथ के ग्रुप ने कहा कि सर बहुत अच्छा ये एक्यूपंक्चर है। तब मैंने पहली बार एक्यूपंक्चर भी सुना था। चीज़ वही है, हर समय का हर जनरेशन उसको अलग अलग तरीके से देखती है। लेकिन आप वाकई बहुत अच्छे लगते हैं इसमें। चलो अच्छा साहब। फिर बहुत अच्छा सर, इंडिया टीवी को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया।